नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम थर्ड नंबर का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थर्ड यूनिट है आपकी। 2 यूनिट मैंने कंप्लीट करा दी हैं, तीसरी यूनिट आज पढ़ेंगे। चूँकि आपके सामने नाम दिख रहा है, तीसरी यूनिट है पृथ्वी की गतियाँ। क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी की गतियाँ। यानी पृथ्वी की गतियाँ मतलब पृथ्वी किस तरीके से गति करती है, और शीत ऋतु, वसंत ऋतु जो आती है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारी जो पृथ्वी है, तो उसमें उत्तरी गोलार्ध में कब ग्रीष्म ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में कब ग्रीष्म ऋतु आती है। तो ये ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा जल्दी से। तो तीसरे नंबर का यूनिट है आपका और पृथ्वी की गतियों वाला टॉपिक है। देखें, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। बिल्कुल सही है, हमारी जो पृथ्वी है वो 2 प्रकार से है। ठीक है, पृथ्वी की गति एक होती है उसकी घूर्णन और एक होता है उसका परिक्रमण। यानी एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और दूसरा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट दिए गए हैं। जैसा लिखा हुआ है इसमें 2 प्रकार हैं, एक तो घूर्णन, ठीक है, एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही होती है। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर बोलते हैं पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह का लगभग 62% का कोण बनाती है। ये 62% हमने उधर भी पढ़ा था, इससे पहले वाली सीट में भी देखा था, आज भी देख लोगे, आज भी तुम्हें इसका 62% दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से कितने का कोण बनाती है? 62। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनाता है कि पृथ्वी का जो कक्ष है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो बेटा आपका आंसर आना चाहिए 66.5 डिग्री का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। हमें पता है हमारी जो पृथ्वी का GMT यानी ग्रीनिश टाइम है वो 80 to 5 डिग्री देशांतर पर चलते हैं हम, 5.5 घंटे आगे हैं। दूसरा, हमारी जो पृथ्वी है लगभग 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। तो ये 2 पॉइंट ही हो गए। ठीक है, तीसरा ये, तो ये डिजिट आपको याद रखना है। 62.5% क्या हुआ है? पृथ्वी अपने अक्ष पर जो उसका एक कक्षीय एक सतह है पृथ्वी की, जहां पर वो इस तरीके से टेढ़ी है, तो आप उसको 62 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में, ठीक है, एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए एक समय में एक आधे भाग पर, अभी आगे देखेंगे अपन, सूर्य की ओर, ठीक है, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो होता है उस पर, सूर्य से दूर वाला जो भाग होगा वहां पर रात होती है। स्वाभाविक है, हम इस बात को भी समझ सकते हैं अच्छे से। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी का हमने आधा पार्ट कर दिया और यहां से सूर्य की रोशनी पड़ रही है, ठीक है, और ये वाला जो भाग है अभी दिन है और यहां पर जो है रात है। तो ये तो दिन वाला भाग हो गया और ये रात वाला भाग हो गया। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यानी ये दिन और रात को विभाजित कर रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम प्रदीप्त। ठीक है, कौन सा व्रत बोलेंगे? इसको प्रदीप्त व्रत बोलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे कभी पेपर में ये पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि प्रदीप्त व्रत किसे कहा जाता है। तो प्रदीप्त व्रत बोला जाता है कि जहां पृथ्वी का आधा भाग दिन होता है और आधा भाग में रात होता है, तो उसको मिलाने वाला जो सेंटर है उसको अपन बोलते हैं प्रदीप्त व्रत। ठीक है, तो इस शब्द को आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले से इसको हाईलाइट भी कर रखा है इसीलिए। ठीक है,
तो प्रदीप्त व्रत को अपन को याद रखना है, ठीक है। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप अभी आगे चित्र में देख सकते हैं, और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, ठीक है। घूर्णन के समय के काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है, स्वाभाविक, इसको अपन समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन जल्दी से, जो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, देखें ये आपका, मैंने अभी आपको बताया था पृथ्वी हमारी कितने एंगल पर झुकी हुई है, लगभग 23.5 डिग्री। ये आपका यहां से अगर अपन आते हैं तो इस तरीके से ये पॉइंट बना हुआ है, और ये 23.5 अगर आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, तो 23.5 डिग्री हो गया। दूसरा इसी में ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा, और इसका ये वाला जो कोण है जो पृथ्वी का ये कक्षीय समतल कोण है, तो वो कौन सा है 62.5, ठीक है। तो 23.5 डिग्री जो हो गया, ये वाला एंगल हो गया जो उत्तरी ध्रुव वाला जो क्षेत्र है, और लगभग 66.5% वाला पृथ्वी का एक कक्षीय तल हो गया। तो इसमें ये दोनों चीजें अपन को याद रखना है। 82.5 डिग्री जो है वो अपना कहीं ना कहीं पृथ्वी का जो एक ग्रीनविच टाइम जो हमारे देश का है वो 82.5 डिग्री है। पृथ्वी अपने पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और उसका जो कहीं ना कहीं जो कक्षीय तल है वो 62 है, ठीक है, 62.5 याद रखना। अभी अपन क्या पढ़ रहे थे कि सूर्य की रोज किरणें, ये सूर्य है, सूर्य की किरणें जिस अक्ष पर पड़ेंगी वहां पर क्या होगा बेटा, दिन होगा, और जिस पर नहीं पड़ेंगी वह रात होगी। तो ये दिन और रात, और इसके बीच वाला जो सेंटर है इसको क्या बोलेंगे, प्रदीप्त व्रत। प्रदीप्त व्रत लिखा हुआ है, हालांकि हो सकता है आपको ये नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये जो लाइन है ये प्रदीप्त व्रत बोलेंगे इसको, ठीक है। यहीं पर आपका ये एक विषुवत रेखा, मकर रेखा, वो कर्क रेखा, वो आपको पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, और पृथ्वी के अक्षीय झुकाव तथा कक्षीय समतल है। अक्षीय झुकाव पृथ्वी अक्ष में 23.5 डिग्री झुकी हुई है, दूसरा उसका जो अक्षीय भाग है वो कहीं ना कहीं 62.5 डिग्री अपन को याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे, तो क्या होगा। पृथ्वी के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी, और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा बना रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो सकेगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है, वो अभी अपन पढ़ चुके हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 ठीक है दिन का एक चौथाई यानी कि 365 6 घंटे में सूर्य का पूरी परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए हम 6 घंटे का इसमें नहीं जोड़ते। सुविधा के लिए हम हर बार इसमें 6 घंटे नहीं जोड़ते, पर आगे जाके 4 साल में ये 6 घंटे जुड़ के, ठीक है, 6 घंटे जुड़कर ये 24 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटे यानी कि 24 घंटे का मतलब एक दिन हो जाता है, और एक दिन हो जाता है तो उसमें फरवरी जो होती है 4 साल बाद फरवरी जो होती है वो 29 दिन की होती है। फरवरी 29 दिन की होती है। दूसरा ये 4 साल में, और इस ईयर को बोलते हैं लीप ईयर। इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं लीप ईयर, क्योंकि ये होता है आपका लीप ईयर, ठीक है। तो 365 दिन तो लगते ही हैं, साथ में 6 घंटे का समय लगता है, और ये 6 घंटे बाद में हम 4 साल बाद उसको जोड़ के फरवरी को 29 दिन का मान लेते हैं, ठीक है। चलिए और आगे क्या लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, ये कौन से खगोल शास्त्री थे, तो वो खगोल शास्त्री थे कौन, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है वो घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है। यहां तक का याद रखना, ये पॉइंट्स को ध्यान रख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इस तरीके की आपको एक इमेज बन रही है। इस इमेज में आपका शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, उसको इंडिकेट किया है। उत्तरी ध्रुव पर कब पड़ेगी, दक्षिणी ध्रुव पर क्या पड़ेगी, यानी कि ये सारी चीजें, ठीक है।
तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि सबसे बड़ा दिन जो होता है कर्क व्रत पर, यानी सबसे बड़ा दिन जो माना जाता है, ठीक है, इसमें हाँ दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, दिन रात बराबर होते हैं, तो बोले कब होते हैं दिन रात बराबर? दिन रात बराबर होते हैं आपके 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। अगर नहीं पता हो तो नोट कर लेना, दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। और सबसे छोटा दिन, ठीक है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ये आपके, ये समझ लीजिए 4 क्वेश्चन तैयार। ठीक है, यानी अगर वो ये पूछ सकता है, इनमें से एक दे सकता है, तो कहीं ना कहीं 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। दिन रात बराबर का मतलब अगर 12 घंटे दिन है तो 12 घंटे रात, मतलब इस तरीके से दिन रात दोनों बराबर होंगे। और सबसे बड़ा दिन होगा तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, बोले सबसे छोटा दिन होगा तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। नहीं पता हो तो नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने अगर सुना हो, ठीक है, कि अभी एक क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर, और पेपर के अंदर एक क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था, और उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे मनाते हैं वो बड़ा दिन होना चाहिए, लेकिन वो बड़ा दिन ईसाइयों के लिए बड़ा दिन होता है। वास्तविकता में वो बड़ा दिन नहीं होता है, सबके लिए बड़ा दिन नहीं होता है, ईसाइयों के लिए वो बड़ा दिन होता है। इसलिए हम 25 दिसंबर को बड़ा दिन मानते हैं, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। कहने का मतलब ये है कि आपको याद रखना है कि 21 जून को ही बड़ा दिन होगा और 22 दिसंबर को छोटा दिन होगा। दिन रात बराबर होंगे 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि यहां पर उत्तरी ध्रुव वाला ये पॉइंट है, दक्षिणी ध्रुव वाला ये पॉइंट है। ये बसंत ऋतु का समय होगा, और बसंत ऋतु में कर्क व्रत पर सबसे ज्यादा ये जो है इतना ज्यादा तिरछा हो जाए कि कहीं ना कहीं ये कर्क व्रत पर सबसे ज्यादा एक मतलब ये वाले हिस्से में ज्यादा किरणें पड़ेंगी, तो स्वाभाविक है दिन जो है वो बड़ा रहेगा। यानी बसंत ऋतु वाला समय और विषुवत रेखा पर 21 मार्च को सबसे बड़ा दिन होता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसलिए। ठीक है, इसके अलावा फिर हम एक और देखते हैं इसी में, ये तो हो गया। अब आगे देखें ये वाला पॉइंट, 22 दिसंबर। मैंने आपको क्या बताया कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। मैंने आपको बताया कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन क्यों होता है? अगर आप इस चीज को देख पा रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि 22 दिसंबर वाला जो समय होगा, यहां पर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। यानी कंडीशन ऐसी हो रही है कि इधर ये वाला जो हिस्सा है यहां पर अब धूप पड़ रही है, यहां पर ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और ये वाला जो हिस्सा है ये ठंडा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं दक्षिणी अयनांत या 22 दिसंबर वाला जो समय है उसमें हम बोलेंगे कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन है, क्योंकि अंधेरा जल्दी आ रहा है, अंधेरा जल्दी आ रहा है तो छोटा दिन है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी? उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, इधर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। तो इसमें आप ये जो डार्क वाला जो पॉइंट देख रहे हो, अगर देख पा रहे हो आप, तो मैं आपको इसमें बता देता हूं कि इस तरीके से एक लाइनिंग है, ठीक है, और इसमें ये लाइन मैंने खींच दी है। एक लाइन ये वाली आपको दिख ही रही होगी, ठीक है। इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये पूरा डार्क है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना पूरा डार्क है। वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। समय कौन सा होगा? 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को कौन सा दिन मानते? सबसे छोटा दिन माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये सूर्य है, ये सूर्य की किरणें उधर पड़ रही है, इस साइड पड़ रही है, तो उस हिसाब से अपन इसको देख रहे हैं सूर्य की किरणें किस प्रकार से इधर आएंगी। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो शरद ऋतु होगी, ठीक है, मैंने अभी क्या बताया था कि दिन रात बराबर होंगे, तो ऊपर वाला जो पोर्शन था, ठीक है, 21 मार्च वाला, 21 मार्च को भी दिन रात बराबर होंगे और 23 सितंबर को भी दिन रात बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो शरद ऋतु आएगी, जो 23 सितंबर लगा हुआ है, 23 सितंबर को क्या होगा, 23 सितंबर को भी दिन रात बराबर होंगे। बसंत ऋतु वाला समय है, ऊपर शरद ऋतु है और नीचे बसंत ऋतु लिखा हुआ है। ये शरद ऋतु है, यहाँ पर बसंत ऋतु है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। एक हिस्सा है जहां पर जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ रही है, एक हिस्सा है जहां पर जरूरत से ज्यादा सर्दी पड़ रही है, एक हिस्सा है जहां पर दिन है और एक हिस्सा है जहां पर रात है। ये चीज जितनी सूर्य के करीब होगी, स्वाभाविक है सूर्य के करीब होगी तो ज्यादा गर्मी वहां पड़ेगी, और ये चीज जितनी ज्यादा दूर होगी तो वहां पर उतनी ही ज्यादा सर्दी पड़ेगी। तो उस हिसाब से अक्ष पर डिपेंड करता है कि अक्ष जो है अपने कहीं ना कहीं पृथ्वी की किरणों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये शरद ऋतु है, यहाँ पर बसंत ऋतु है, विषुवत, यानी कि ये 23 सितंबर जो है आपका, 23 सितंबर को यहाँ पर भी दिन रात बराबर होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 21 जून है और मैंने बताया 21 जून का जो समय होगा, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि उस समय ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा इस साइड झुका होगा, मतलब ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं इस एंगल को समझो आप, ठीक है, इस एंगल को समझो आप। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में क्या चेंजेस आ रहा है, इधर क्या चेंजेस था, इतने वाला जो पूरा जो एरिया है, ये बसंत ऋतु वाला, शरद ऋतु वाला क्षेत्र है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो इसमें ज्यादातर कहीं ना कहीं एक सबसे जो छोटा दिन, जो सॉरी दिन रात बराबर है। इधर ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा देखो, इन दोनों में बहुत अंतर है। ये 21 जून ये सबसे बड़ा दिन है, 22 दिसंबर जो है वो सबसे छोटा दिन है, ठीक है, 22 दिसंबर जो है वो छोटा दिन है। तो जब छोटा दिन होगा तब स्थिति क्या होगी, राइट साइड वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा डार्क होगा राइट साइड वाला में, और अगर इधर देखा जाएगा तो लेफ्ट साइड वाले में। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए, इसलिए हम बोलते हैं कि 21 जून है और 21 जून को बड़ा दिन है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन है। ये चीज आपको अगर दिख रही हो, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये डार्क है अब, ठीक है, ये वाला पोर्शन डार्क है, और यहां पर जब आते हैं तो ये वाला पोर्शन डार्क है, ठीक है। ये सूर्य है, सूर्य की किरणें इधर से पड़ रही हैं, सूर्य की किरण इधर से पड़ रही हैं, तो स्वाभाविक पृथ्वी घूम रही है, देखो सूर्य अपनी जगह है, बस पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी घूमेगी, तो कहीं ना कहीं जब अपना एक आपको पता है कि इस तरीके से अगर पृथ्वी ये इस एंगल पर, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो जब वो पृथ्वी घूमेगी तो कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा ऐसा होगा कि वो ज्यादातर सूर्य के सामने आएगा और कुछ हिस्सा होगा वो सूर्य के सामने नहीं आएगा, तो उसके अक्ष पर झुके होने के कारण ऐसी कंडीशन बनती है, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं, हालांकि ये डायग्राम है, आपके पास जो बुक है आप उस डायग्राम को और देखो और समझो अच्छे से और क्लियर करो, ठीक है। पर मैंने इसमें से आपको 4 बता दिए, बस आप इतना याद रखो, डेट याद रख लेना, डेट से ही क्वेश्चन ज्यादातर बन जाता है पेपर के अंदर। लेकिन अगर आप कोई मेंस का एग्जाम दे रहे हो और ज्योग्राफी का आपका कोई पेपर वगैरह है और उसमें आपको इस चीज को इंडिकेट करना है, तो ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, और इस डायग्राम को बार बार बना के अभ्यास करके आप उसको तैयार कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मेंस होना है, तो उस स्थिति में डायग्राम ही काम में आते हैं और इसी से ही हमें अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक का क्लियर करना। और जो आपका ओटी वाला क्वेश्चन होता है, तो ओटी वाले क्वेश्चन में कोई डायग्राम तो बनवाने के लिए पूछ नहीं रहा है, तो ओटी वाले में क्वेश्चन में ये पूछेगा सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, दिन रात बराबर क्या होते हैं, उनकी डेट दे देते हैं, तो जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, इसलिए, ठीक है। देखिए 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष, मैंने आपको ये चीज भी अभी बता दी थी, फिर भी 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, और इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन की होती है, जिसे अपन लीप ईयर कहते हैं, और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, ठीक है, इसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, तो अगला लीप वर्ष जो होगा कब होगा,
लीप ईयर की पहचान होगी कि आप जो भी ईयर है उसमें अगर 4 का डिवाइड जा रहा है तो ये समझ लीजिए वो लीप ईयर होगा। जैसे अगर मैं बोलूं 2016 आपका लीप ईयर है, 2020 आपका लीप ईयर है, इस तरीके से 2024 आएगा तो वो आपका लीप ईयर होगा, यानी कि 4 से डिवाइड होना चाहिए ईयर का, 4 से डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर होगा। ये पहचान करने का तरीका होता है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सबको पता है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है, मतलब एक वर्ष के अंदर ही ये सारी चीजें, क्योंकि अभी पृथ्वी ने पूरा चक्कर नहीं किया है, लेकिन पृथ्वी कहीं ना कहीं कुछ हिस्से में कहीं ना कहीं आधी जगह पर आ गई, फिर इधर आ गई इस, और वो अपने अक्ष पर घूम भी रही है। देखो पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, यानी कि उस पॉइंट पर भी कहीं ना कहीं गर्मी के लिए, मतलब कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी चारों तरफ पृथ्वी के जो सूर्य के चक्कर लगा रही है तो उसको एक वर्ष में पूरा कर रही है, ठीक है। और इसी एक वर्ष के अंदर गर्मी भी पड़ेगी, सर्दी भी पड़ेगी, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, ये सारी ऋतुओं का परिवर्तन भी होगा। फिर लिखा हुआ है ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि ऋतुओं का परिवर्तन क्यों होता है। बोले सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में, ठीक है, परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आप चित्र देखेंगे कि भाई 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, अभी आपको मैंने बताया था 21 जून को जो आपका उत्तरी गोलार्ध, और कहीं ना कहीं उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है, ठीक है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और जहां पर किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां पर प्रकाश तेज नहीं होता, जहां सीधी पड़ती है वहां प्रकाश तेज पड़ता है। तो कर्क रेखा पर तो सीधी किरणें पड़ रही हैं, लेकिन उत्तरी ध्रुव बोले, अगर उत्तरी ध्रुव में भी गर्मी पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। दक्षिणी ध्रुव में गर्मी पड़ती है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ती, मतलब इतनी नहीं पड़ती कि वो ग्लेशियर को पिघला सके। मतलब ग्लेशियर पिघलती हैं, गर्मी होती है, चलो ठीक है, लेकिन इतने भी नहीं पिघलते कि पूरा जितना जो भंडार लगा हुआ है बर्फ का पूरा पिघल के नीचे आ जाए। यानी पड़ती है लेकिन इतनी नहीं पड़ती, क्योंकि उस पर सूर्य की जो किरणें हैं वो कैसी पड़ती? तिरछी। हमने ऊपर पढ़ दिया था, जब सूर्य की किरणें किसी, मतलब कोई भी किरण हो, अगर वो सीधी पड़ेगी तो उस पर ज्यादा प्रभाव रहेगा, तिरछी रहेगी तो उसका प्रभाव कम रहेगा। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सूर्य की किरणों के प्रभाव से बचे रहते हैं, यानी कि इन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना पड़ना चाहिए। लेकिन कर्क रेखा पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम थोड़े से इधर हैं, तो इसलिए कर्क रेखा पर बहुत तेज गर्मी पड़ती है। और लिखा हुआ है कि सूर्य की तरफ झुका होता है, और उत्तरी ध्रुव के रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीने तक, ठीक है, उत्तरी ध्रुव के बाद वाला 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। क्योंकि वो ऐसी झुकी हुई है ना, तो इसमें ज्यादा रोशनी पड़ रही है, ये वाले हिस्से में ज्यादा रोशनी पड़ रही है, ज्यादा दिनों तक रोशनी पड़ रही है। तो उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो 21 जून को अपन सबसे बड़ा दिन पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर अयनांत किसे कहा जाएगा, उत्तर अयनांत क्या होता है? बोले उत्तर अयनांत होता है सबसे बड़ा दिन, जब कहीं ना कहीं 21 जून का जो समय होता है, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। मैंने ये पॉइंट भी आपको पहले बताया था कि जो ध्रुव होते हैं उन ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात, 6-6 महीने करके दिन और रात होते हैं ध्रुवों पर। तो आप इसको भी याद कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। उत्तर अयनांत क्या होगा? उत्तर अयनांत का मतलब उत्तरी ध्रुव पर ज्यादा समय तक दिन रहना, यानी कि बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा दिन होगा, और दूसरा कर्क वृत्त पर तो सबसे बड़ा दिन होगा, दूसरा उत्तरी ध्रुव पर उजाला ज्यादा समय तक रहेगा। तो इसलिए उसको अपन बोल सकते हैं कि भाई वहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात, यानी उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, ठीक है। अब देखिए
22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, क्योंकि आपको पता था छोटा दिन होता है, क्या लिखा हुआ है 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और ऊपर हमने पढ़ा था 21 जून वाला समय कर्क वृत्त पर ज्यादा पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें होती हैं। ध्यान रखना, दिन बड़ा होना, रातें छोटी होना, उससे गर्मी का कोई वो नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आप ये मत सोचना कि दिन बड़ा है तो वहां पर गर्मी ज्यादा हो गई, रात है तो वहां पर, समझ रहे हो ना? तो वो एक टेम्परेचर वाली बात वो अलग है कि भाई पृथ्वी के करीब हो गए तो जो पृथ्वी जिस पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के करीब है वहां गर्मी ज्यादा ही पड़ेगी, और जो हिस्सा दूर है वहां पर गर्मी नहीं पड़ेगी इतनी ज्यादा, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, और इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी अयनांत। उधर पढ़ा था उत्तरी अयनांत। दक्षिणी अयनांत कहा जाता है कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। एक ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां पर ग्रीष्म ऋतु में, मतलब वो ग्रीष्म ऋतु अपने लिए है कि भैया हमारे क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिसमस डे मनाया जाता है। यानी कि वहां पर डेट तो वही रहती है, 25 दिसंबर ही होती है, पर 25 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कहीं गर्मी पड़ती है, इसलिए वो उसको अपन ऐसे बोल सकते हैं। और ये सब क्यों है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, उसके कारण ये सारी चीजें हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, और इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में जोड़े तो दक्षिणी अयनांत, उत्तर में जोड़े तो उत्तर अयनांत हो गया। ठीक है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस डे का पर्व मनाया जाता है। फिर लिखा हुआ है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर, विषुवत वृत्त का मतलब होता है भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर। ठीक है, भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। ठीक है, इसलिए अपन बोलते हैं कि दिन रात बराबर, कोई भी ध्रुव जो है ना सूर्य की तरफ नहीं है। यहाँ पर ये कंडीशन ऐसी हो गई है, कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका हुआ है। अगर ये झुका है तो इधर ज्यादा है, तो इसलिए कंडीशन ऐसी हो गई कि कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ ज्यादा नहीं झुका हुआ है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव दिन कहते हैं, विषुव दिन। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें क्वेश्चन क्या बना सकते हैं कि विषुव दिन क्या होगा, विषुव दिन क्या है, विषुव दिन का संबंध किससे है? पहला पॉइंट बड़ा दिन होता है, दूसरा पॉइंट बड़ी रात होती है, तीसरा पॉइंट दिन रात बराबर होते हैं, चौथा पॉइंट इनमें से कोई नहीं। तो ये विषुव दिन को भी आपको ध्यान रखना है कि विषुव दिन क्या होता है। ठीक है, तो ये विषुव दिन कहा जाएगा। कौन से दिन को कहा जाएगा? जब कहीं ना कहीं दिन रात, इसमें लिखा हुआ है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। उसे विषुव दिन भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, यानी 23 सितंबर को छोटा दिन होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ये इमेज हम एक बार और देख लेंगे, इससे पहले हम इमेज दे चुके हैं। अब जो पढ़ के आप इमेज देखोगे तो आपको और समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा भी इमेज को देख सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में तो शरद ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। ठीक है, और 21 मार्च को
स्थिति इसके जस्ट विपरीत हो जाएगी। 21 मार्च को विपरीत हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। आपको बस केवल ऊपर वाली लाइन याद कर लेनी है। अगर ऊपर वाली लाइन आप याद कर लोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, फिर जस्ट इसका अपोजिट कर देना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, बसंत ऋतु होगी कि ग्रीष्म ऋतु होगी कि शरद ऋतु होगी, कौन सी ऋतु होगी। तो आपको याद रखना 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, देखो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध के अंदर शरद ऋतु होगी। कौन सी ऋतु होगी? शरद ऋतु होगी। ये अपन को याद रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा लॉजिक का पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसमें कहीं ना कहीं बस जिसको अपोजिट कर देना। अगर 23 सितंबर को अपना ये क्लियर हो गया तो 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों तो अपन को याद करना ही है, तो 21 मार्च को जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होगी, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में शरद। एक याद कर लो बस अकेला ऊपर का, ठीक है। तो ऋतु भी पूछी जा सकती है कि 21 सितंबर को हमें पता है कि दिन रात बराबर हो रहे हैं, चलो ठीक है, ठीक है। तो 21 सितंबर को, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सी ऋतु होगी, शरद ऋतु होगी, बसंत ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, वर्षा ऋतु होगी, इस तरीके से, ठीक है। यहां तक का क्लियर। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो घूर्णन और परिक्रमण हम सबसे पहले ही समझ गए थे कि घूर्णन और परिक्रमण की वजह से ही ऐसा होता है, ठीक है। जैसा कि हमने इमेज देखा था, मैंने एक बार और इमेज आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये रही इमेज आपकी, आपने देखा था कि 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, इनका जस्ट अपोजिट होता है। देखिए इसमें उत्तरी ध्रुव पर बसंत ऋतु है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूं। देखिए इसमें, देखिए 21 मार्च है, 21 मार्च है और 21 मार्च और 23 सितंबर अपन को याद रखना है। तो 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव पर क्या है? बसंत ऋतु है, ठीक है। और इसमें चले जाओ आप, दक्षिणी ध्रुव में क्या दिख रहा है? शरद ऋतु है। अब देखो आप इसके जस्ट अपोजिट 23 सितंबर है, 23 सितंबर को ऊपर क्या दिख रहा है? शरद ऋतु है और नीचे क्या दिख रहा है? बसंत ऋतु है। यानी कि ये दोनों ऋतुएं चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए आप जरूर याद रखेंगे जो अभी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको जरूर याद रखेंगे। ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला जो भाग है इसको आप जरूर याद रखेंगे कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है। और वहां पर अपोजिट उधर जाएंगे तो बसंत ऋतु होगी, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। बस ये दोनों लाइनों को याद रखना, बाद में अपोजिट हो जाएगा। तो ये घूर्णन और परिक्रमण के बारे में, अक्षांश के बारे में, देशांतर के बारे में, यानी पृथ्वी के बारे में काफी कुछ चीजें हमने पढ़ ली हैं, अच्छे से पढ़ ली हैं। कभी क्वेश्चन बनेगा तो हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका इसमें कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर आप बिल्कुल आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, देखें। तो ये आपका तीसरे नंबर का जो चैप्टर था वो हमने फिनिश किया है। और भी कुछ बुक में जो क्वेश्चन हो वो आप अपने तरीके से थ्योरी को फिर दोबारा अच्छे से पढ़ें और अच्छे से पढ़ के इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और आपको कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज इसमें इंप्रूव होगी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा थोड़ा आप रोज पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है आपको मजा आएगा पढ़ने में। और चीजों को तैयार करते चलो। अपने अंदर ऐसी ईगो मत लाओ कि मुझे पता है, मुझे मालूम है, मैं ये कर लूंगा। नहीं, आपको अगर वो मिल रहा है तो थोड़ा सा कुछ आप पढ़ते रहें और पढ़ते रहेंगे तो आपको काफी कुछ चीजें दिमाग में रहेंगी। अगर आपने इन चीजों को पहले पढ़ा है तो आप रिवीजन मान के चलो, और पहली बार पढ़ रहे हो तो उसको भी आप अच्छे से अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। किसी को एक दिन में पूरी हिस्ट्री याद नहीं होती है, एक दिन में संविधान याद नहीं होता, एक दिन में ज्योग्राफी नहीं होती। वो थोड़ा थोड़ा जब रोज पढ़ता है तब जाके उसको सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, तब जाके उस सब्जेक्ट के बारे में बता सकता है, ठीक है भाई। और सभी को इसी तरीके से पढ़ना पड़ता है और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ के ये बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। आप यहाँ तक का आप अच्छे से रिवीजन करें। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।